गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं अपना जून 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ 2020 होम साइंस के लिए। अभी तक हम अपने 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग आवर नोट्स, और हमारे यूट्यूब के ऊपर ही पेड जो चैनल्स हैं, पेड जो क्लासेस हैं फूड्स की, अपैरल की, टेक्सटाइल्स की और न्यूट्रिशन की और बाकी सारे यूनिट्स की भी आप ले सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल नोट्स चाहिए तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सारे यूनिट्स के नोट्स चाहिए तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com। So let's start. Question number 31. Braising combined two methods of cooking. Tick the correct option from the list. जो हमारा braising है, कुकिंग मेथड है ये क्या होता है? दो मेथड्स को कंबाइन करके कुकिंग हो पाती है। कौन कौन से मेथड है वो? ब्लैंचिंग कम रोस्टिंग, स्टूइंग कम पॉचिंग, रोस्टिंग कम फ्राइंग या सॉटिंग कम टोस्टिंग। सो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए हमारा 3, दैट इज रोस्टिंग कम फ्राइंग, क्योंकि ब्रेजिंग क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, ब्रेजर से मिलके बना हुआ, और इसमें कॉम्बिनेशन है ये कुकिंग मेथड का। जैसे हम बोथ ड्राई और वेट हीट को यूज करते हैं। रोस्टिंग के अंदर हमारा कौन सा होता है, ड्राई वाला, और फ्राइंग के अंदर हमारा वेट वाला। टिपिकली फूड को सबसे पहले सॉटे या सियर्ड किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, फिर उसको फिनिश किया जाता है एक कवर्ड पोट में लो टेम्परेचर में उसको रख के, और उसके बाद क्या होता है कि उसको थोड़ी देर के लिए अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर रहने देते हैं, और साथ के साथ कुछ एक एडेड फ्लेवर्स को भी उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। कंट्रोल का हमारा कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर डालना है। सो एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड और डिटेक्टिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, अप्रोप्रिएट कोड्स दे रखे हैं जिसको इन्होंने अलाइन कर रखा है। सो करेक्ट कोड है हमारा 3rd, दैट इज कंट्रोलिंग किस चीज़ को इंश्योर करती है? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स जो होते हैं सेट, उनको देखती है, फिर मेजर करती है परफॉर्मेंस को, फिर हमारे जो परफॉर्मेंस दी गई होती है उसको उन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है और रीज़न दिया जाता है उसकी डेविएशंस का, देन करेक्ट एक्शन भी उसके अगेंस्ट लिया जाता है। सो ये हमारा जो सीक्वेंशियल में ही इन लोगों ने हमें आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि कॉटन फाइबर आर डाइड विद रिएक्टिव डाइज विदाउट क्रिएटिंग एनी पॉल्यूटेड एफ्लुएंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कॉटन का फैब्रिक है क्या वो डाई हो जाता है रिएक्टिव डाई के साथ, बिना क्रिएट किए, कोई भी बिना एनवायरमेंटल हमारे पॉल्यूशन को क्रिएट किए। और रीजन है इसमें रिएक्टिव डाई रिएक्ट करती है फाइबर मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग। सो जो हमारा रिएक्टिव डाई है वो रिएक्ट करता है फाइबर्स के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करके। करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ चूज करना है। तो हमारा रीजन है कि 4, दैट इज ए इनकरेक्ट एंड आर करेक्ट। देखते हैं कैसे। मोस्टली हमारे जो कॉटन फैब्रिक्स हैं वो उसको डाई किया जाता है रिएक्टिव डाई के साथ। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं एक फुल रेंज हमारी ब्राइट कलर्स की, और साथ के साथ एक हाई डिग्री देते हैं वॉश फास्टनेस को। लेकिन एबिलिटी जो होती है इन डाइज की वो क्या काम करती है, वो हाई और अनडिजायरेबल लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड्स एंड ऑक्सीजन डिमांड्स इन एफ्लुएंट्स। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमारा जो होता है वो क्रिएट होता ही होता है। ठीक है, देन और क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला कि विदाउट क्रिएटिंग, तो ऐसा नहीं है, वो क्रिएट होता है। देन इसलिए हमारा जो ए है वो इनकरेक्ट है। एंड आर इज रिएक्टिव डाई रिएक्ट विद फाइबर मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग। सो रिएक्टिव डाई जो होती है डाई के अंदर वो रिएक्ट करती है फाइबर के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और वो एक क्या करती है, एक परमानेंट अटैचमेंट बनाती है फाइबर के साथ, ताकि हम क्या कर सके, हम रिमूव ना कर सके और ना ही हम रिपीट बैक कर सके अपने इस रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरिंग इंटीरियर स्पेस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा स्ट्रक्चरिंग इंटीरियर स्पेस है वो किस चीज को एनालाइज करता है? नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स को, मिनिमल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट स्पेस फ्रॉम विद वन अनदर, रेंडरिंग प्लेस या इनकम ऑफ ऑक्यूपेंट्स। सो यहाँ पर हमारे कुछ एक कोड्स दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। करेक्ट जो है वो हमारा 4th है, दैट इज ए, बी एंड सी, मतलब नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स जो होने चाहिए। यहाँ पर अब हमने कोई भी स्ट्रक्चरल इंटीरियर स्पेस, इंटीरियर मतलब
अंदर के स्पेस के बारे में उसको स्ट्रक्चर्ड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं घर का, तो हमें नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स पता होने चाहिए, कितने लोगों ने वहाँ पर रहना है। देन मिनिमल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज़ की बाथरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, ड्रेसिंग रूम अलग से होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए, लिविंग रूम होना चाहिए, किड्स के लिए रूम होना चाहिए। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ, जब हमें ऑक्यूपेंट्स पता होंगे और साथ के साथ कि कितना मिनिमम स्पेस हमारी एक्टिविटीज़ को चाहिए, और साथ के साथ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट स्पेस विद वन अनदर, कि हमारा कौन सा स्पेस कौन से स्पेस के साथ आपस में रिलेशनशिप कायम करता है, रिलेशनशिप स्थापित करता है। सो रेंडरिंग प्लान्स और इनकम ऑफ ऑक्यूपेंट्स नहीं यहाँ पर रहेगी स्ट्रक्चरिंग करने के लिए की एनालिसिस करने के लिए। और प्लान फॉर रियल लाइफ, क्रिएट अ विजन। सबसे पहले अगर कुछ भी आपको प्लान करना है तो एक विजन तैयार करो, थॉटफुल करो कि कौन सा मटेरियल और कौन सी कंस्ट्रक्शन आपको लगानी है, और लेयर बनाओ उसकी डेलिब्रेटेड बाय ऑथेंटिक, और स्ट्राइक अ बैलेंस, एक प्रॉपर तरीके से उसका बजट फ्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवोकेसी इज। एडवोकेसी क्या है? एक इंडिपेंडेंट परसुएशन एक्टिविटी है, डिपेंडेंट है ये प्लानिंग स्ट्रेटजी पे, या हाई प्रायोरिटी इशू है बिफोर डिसीजन मेकर्स, या एक सैरोगेट एक्टिविटी है मीट पॉलिटिकल लीडर्स। सो यहाँ पर चूज करना है हमें ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो करेक्ट है हमारा सेकंड, दैट इज बी एंड सी, कि डिपेंडेंट ऑन अ प्लान। एडवोकेसी क्या है? एक प्लान स्ट्रेटजी के ऊपर बेस करती है और प्रायोरिटीज को हाईलाइट करती है किसी भी डिसीजन से पहले, क्योंकि कोई भी डिसीजन हमारी क्या होता है, किन्हीं किन्हीं वजहों से होता है, उन वजहों का होना बहुत पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एडवोकेसी क्या है? एक एक्टिविटी है इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ जो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है डिसीजंस को बिना विद इन, अच्छा किसके साथ जो हमारा इन्फ्लुएंशन होती है हमारे डिसीजंस की, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इंस्टीट्यूट्स के विद इन होती है। और एडवोकेसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्टिविटीज़ होती है, पब्लिकेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, पब्लिक पॉलिसी, लॉज और बजट को, उनके फैक्ट्स को, उनके रिलेशन को, उनके मीडिया को हम और एजुकेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक को भी। और इसके अंदर एडवोकेसी के अंदर और क्या इंक्लूड होता है? काफ़ी सारी पर्सन की और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ होती है, जिसके अंदर हमारा मीडिया कैंपेन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, या फिर हमारा पब्लिशिंग रिसर्चेज हो गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ऑरल रूट। सो ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ट्रैकोमा, टाइफॉइड, टेनियसिस। करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, दैट इज टाइफॉइड, क्योंकि जो फीकल ओरल रूट है उसको हम ओरल फीकल रूट या फिर ओरोफिकल रूट भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या चीज़ पता चलता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि एक पर्टिकुलर रूट होता है ट्रांसमिशन का किसी भी डिजीज़ का, जिसके अंदर पैथोजेंस जो होते हैं फीकल पार्टिकल्स के, वो क्या करते हैं, पास करते हैं किसी भी एक पर्सन के माउथ से दूसरे पर्सन के माउथ के अंदर। और मेन कॉज क्या होता है हमारा फीकल ओरल डिजीज ट्रांसमिशन का, कि वो लैक होता है हमारा, मतलब हम लैक करते हैं किस चीज़ में, हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखते, इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन का ध्यान नहीं रखते, पूरा हाइजीन प्रैक्टिसेस होती है, और डिजीज़ हमारा क्या हो जाता है, फीकल ऑरल ट्रांसमिशन हो जाता है, जिसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ है, आपकी डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, पोलियो और हेपेटाइटिस। जैसे कि आजकल अगर हम बात करें तो कोविड-19 जो है वो एक हमारी क्या है, फीकल ऑरल रूट ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, रेटिफाइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैज इम्पैक्टेड लेजिस्लेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस। ठीक है। और असर्शन दे रखा है, नॉन कंप्लायंस विद आर्टिकल इन द कन्वेंशन लीड्स टू प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट द ट्रांसग्रेशन स्टेट्स। सो यहाँ पर इन्होंने असर्शन और रीजन दे रखा है। इस असर्शन रीजन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। देखते हैं क्यों दोनों चीज़ें करेक्ट होगी, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रेक्टिफाइड किया अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स को, और सिक्योर किए इक्वल राइट्स वुमेन्स के लिए भी। और जो हमारा मेन रेक्टिफिकेशंस थी, कन्वेंशनल ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दैट इज CEDAW। आप इसको अलग से भी नोट कर लीजिए अपनी उस पेज पे या उस पॉइंट्स में नोट कर लीजिए जहाँ पर आपने एक अलग से पैराग्राफ बना रखा है हमारे सारे के सारे फुल फॉर्म्स का, क्योंकि एक ऐसी इस तरह की फुल फॉर्म्स हमारी आती है। सो इस बार भी कोई अलग तरह की फुल फॉर्म्स आने की उम्मीद है। सो इट्स क्या है ये, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कब हुआ था, 1993 के अंदर।
नेक्स्ट हमें क्या बताना है, 7 प्रिंसिपल्स हैं हमारे HACCP के, उसको हमें अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको और यहाँ पर नीचे इनका सीक्वेंस, अप्रोप्रिएट सीक्वेंस पूछा हुआ है कि कौन सा हमारा सही सीक्वेंस रहेगा। सो आंसर हमारा सेकंड सही है। पहली बात तो HACCP होता क्या है, ये हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसकी डेफिनेशन होती है, इसको भी आप फुल फॉर्म को लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड ही ये हमारे क्वेश्चंस मेनली आते हैं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये खुद क्या काम करता है, ये हमारा मेन हाईलाइटेड टॉपिक होता है। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है किसी भी फूड सेफ्टी हैजार्ड को, किसी भी फूड सेफ्टी की कमी को। सो प्रिंसिपल फर्स्ट क्या है, कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस, सबसे पहले हैजार्ड एनालिसिस को कंडक्ट करना है, फिर उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट देखना है, फिर उसकी लिमिट सेट कर देनी है, फिर लिमिट सेट करने के बाद उसको मॉनिटर करते रहना है। जब हमारा करेक्टिव एक्शन आ जाए तो उसको वेरीफाई करना है और दोबारा से उसको रिकॉर्ड बनाना है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे प्रोसेस करना है, आगे फर्दर प्रोसेस करना है। सो ये थे हमारे सही जो सीक्वेंस है उसके अंदर हमारा HACCP के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट प्रेजेंट द सेक्शन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं कि आपका टाइटल पेज क्या आता है, आपका इंट्रोडक्शन कहाँ पर आता है, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, आपका एब्स्ट्रैक्ट, ये सब कहाँ आता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है यहाँ पर थर्ड, दैट इज सबसे पहले टाइटल पेज आएगा, फिर आपका टाइटल आएगा, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट आएगा, फिर आपका टाइटल आएगा, देन इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस, एंड लास्ट इज आर अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या होते हैं, जो भी हमने क्वेश्चनेयर लिया होता है, जो भी हमने इंटरव्यूज लिए होते हैं या कोई भी हमने सेशन लिया होता है, वो हमारे अपेंडिसेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी लैंडमार्क्स, ऐसे कौन से बॉडी के लैंडमार्क्स है जो हमारे मेजरमेंट, साड़ी के ब्लाउज के मेजरमेंट्स लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आर एपेक्स, आर्मपिट लेवल, बाइसेप, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट, लोएस्ट शोल्डर पॉइंट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है दैट इज A, D और E, दैट इज यहाँ पर हम सारी मेजरमेंट्स आपको दे देते हैं। नेक टू शोल्डर हमें चाहिए, देन ब्लाउज लेंथ, स्लीव लेंथ, अराउंड बस्ट, अराउंड बॉटम ऑफ ब्लाउज, शोल्डर टू बस्ट, फ्रंट नेक डेप्थ, आर्म होल सर्कमफ्रांस, आर्म होल अराउंड आर्म शोल्डर, बैक नेक डेप्थ, बस्ट पॉइंट, लोएस्ट शोल्डर टू बस्ट। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लाउज की मेजरमेंट लेने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट लिस्ट के अंदर दे रखा है सॉफ्ट फ्लोर, रग, हार्ड फ्लोर या साउंड प्रूफ। सो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं, ये देखते हैं किस तरीके से हैं ये। सो आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्लियर है, क्यों, फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड इज सॉफ्ट फ्लोर क्या होते हैं, हमारे कारपेट्स होते हैं। सो सॉफ्ट फ्लोरिंग क्या होती है, ये एक सेकेंडरी फ्लोरिंग होती है, एक सेकेंडरी टाइप की फ्लोरिंग होती है जो कहाँ पर बिछती है, हमारी फर्स्ट टाइप की फ्लोरिंग पे, या जिसको हम क्या बोले हार्ड फ्लोर के ऊपर हमारा सॉफ्ट फ्लोर बिछता है। ठीक है, तो सेट फ्लोर जो सॉफ्ट फ्लोर होता है वो क्या होता है, हमारा एक न्यू लुक देता है हमें, और ये PVC फ्लोरिंग, कारपेट, वॉल टू वॉल, वुडन फ्लोरिंग, इनका बना होता है। देन हम सेकंड बात करेंगे रग के बारे में। तो रग क्या होता है, एक पार्शियली कवरिंग होता है हमारी फ्लोर के लिए, मतलब फुली कवरिंग नहीं होता। हमारे जो कारपेट्स वगैरह होते हैं जो फुली वाले वॉल टू वॉल, दैट इज फुली कवरिंग, बट हमारा जो रग होता है वो पार्शियली कवरिंग होता है और एक पीस ऑफ फैब्रिक होता है जो क्या देता है, वार्मनेस देता है, या फिर एक ब्लैंकेट की तरह होता है। हार्ड फ्लोरिंग क्या होती है, हार्ड फ्लोरिंग एक नॉर्मल फ्लोर होता है जो हमारा सीमेंट से या फिर किसी भी स्टोन या टाइल से बना होता है, जैसे आपका विट्रीफाइड टाइल्स, कैमेरिक टाइल्स, मार्बल, गार्निक, ग्रेनाइट, मोज़ेक टाइल्स एटसेट्रा। ये अलग अलग तरह की हमारी क्या होती है, टाइल्स होती हैं, अलग अलग तरह का हमारे सीमेंट्स होता है, जिससे हमारा पहले के टाइम में, अब तो हम पत्थर, स्टोन्स, मार्बल ये लगने लगे हैं, लेकिन पहले के टाइम में हमारा नॉर्मल सीमेंट से ही क्या बन जाता था, हार्ड फ्लोर बन जाता था। एंड लास्ट इज साउंड प्रूफ। साउंड प्रूफ क्या एरिया होता है, कहाँ देखा है आप लोगों ने साउंड प्रूफ, अगर आप सोचेंगे तो जो हमारे क्या है, आप थिएटर्स के अंदर जाते हैं, PVR में जाते हैं, वहां पर आपका जो PVR होता है वो कैसा होता है, साउंड प्रूफ होता है। मतलब कॉमनली अनलेइंग मटेरियल्स आर कॉक, विनाइल, रबर एंड फोम। दीज मटेरियल्स आर डेंसर एंड ऑफन गुड साउंड एंड इम्पैक्ट
डेडिंग मतलब फुटस्टेप्स। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो साउंड प्रूफ होता है वो हमारे कॉक, विनाइल, रबड़ और फोम से मिलके बना होता है और ये ज़्यादा हमारा हल्का होता है और एक गुड साउंड इन आइसोलेशन हमारे जो कपड़ा होता है उसके साथ ये हमारा बना होता है, फैब्रिक होता है उसके साथ हमारा साउंड प्रूफ बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोशल चेंज इनिशिएटिव। हमारा ऑर्गेनाइज्ड सोशल चेंज इनिशिएटिव का एग्जाम्पल क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूथ क्लब, डेली कोऑपरेटिव या रिलीजियन डिस्कोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्स, दैट इज रिलीजियस डिस्कोर्स। क्यों? क्योंकि हमारा चेंज जब होता है किसी भी अनचेंज इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर तो वो क्या लीड करता है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल चेंजेस क्या करते हैं? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमारे एक्सपीरियंस को बाउंड कर देती है। मतलब कि मैंने अगर बहुत सारा कुछ अपनी लाइफ में सीख लिया लेकिन मेरे को जो है वो मेरे रिलीजियस डिस्कोर्स है वो अलाउ नहीं करते, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सोशल चेंज एक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, और लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बाउंड हो जाता है इसके अंदर। ये एक्सपीरियंस क्या करता है? कुछ फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन लीड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये चेंज क्या करता है? टेकन प्लेस विद इन अ ज्योग्राफी, फिजिकल या सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर ही हम इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। सो इसीलिए इसका आंसर क्या है? हमारे ऑर्गेनाइज सोशल चेंज इनिशिएटिव का रीजन डिस्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सबसे इंपॉर्टेंट हमें और अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बताना है। टेस्ट करना है, किस चीज़ को टेस्ट करना है? एसोसिएशन बिटवीन मदर की एजुकेशन और चिल्ड्रन की स्कूल अटेनमेंट को। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा है दैट इज सेकेंड चाई स्क्वायर टेस्ट। क्यों? क्योंकि क्रॉसवॉल्स टेस्ट क्या होता है हमारा? इसको हम वन वे एनोवा टेस्ट भी बोलते हैं और ये नॉन पैट्रिक मेथड होता है टेस्टिंग का, जहां पर हमारे सैंपल्स को क्या किया जाता है? ओरिजिनेट किया जाता है सेम डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, और इसको यूज किया जाता है कंपैरेटिव टू या टू से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ इक्वल या फिर डिफरेंट साइजेस के। चाई स्क्वायर टेस्ट हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट होता है जो वैलिड होता है किस चीज के लिए? टेस्ट स्टैटिक्स के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी नल हाइपोथेसिस के अंदर भी। और एफ टेस्ट जो होता है वो हमारी एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे नल हाइपोथेसिस के अंदर। और टी टेस्ट हमारा क्या इंटरफेरेंस क्या करता है? इन्फ्रेंस। ये क्या कहता है कि इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप विच मे बी रिलेटेड इन सर्टेन फीचर्स, कि हमारा टी हमारा क्या कहता है? कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं देता, ये बोलता है कि अगर दो चीज़ें हैं उसको कंपैरिजन में तो हम कैसे बता पाएंगे कि आंसर सही है। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा चाई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विद सेकंड दैट इज इन्फेंसी, प्री स्कूल ईयर्स, मिडल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, मिटोसिस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंट्रेशन, कंक्रीट ऑपरेशन एंड साइकोसोशल मोरेटोरियम। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट दैट इज इन्फेंसी। हमारा क्या होगा? इन्फेंसी हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स की तरफ वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, इवन इट इज हिडन, अगर वो छुपा भी हो। उनको क्या एबिलिटी चाहिए कि वो अपने मेंटली रिप्रेजेंटेशन में अपने दिमाग के अंदर उस एक ऑब्जेक्ट की क्या बना ले? एक फिगर बना ले, एक छवि बना ले। नेक्स्ट है हमारा प्री स्कूल चिल्ड्रंस। ये सेंट्रीफाइड होता है, अंदर ही अंदर सब कुछ होता है, इसमें टेंडेंसी होती है वर्क करने की, ठीक है, किस चीज़ पे? किसी भी एक सिचुएशन के ऊपर, और इसके अंदर वो डिफरेंट कितना होगा बाकी लोगों से, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रेशन, सेंटर मतलब मेन सेंटर वाली बात आ जाती है कि किसका ज़्यादा काम अच्छा है। देन मिडल चाइल्डहुड, पीजेंट ने डिटरमाइन किया था कि चाइल्डहुड एक क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जहाँ पर वेरी गुड एट द यूज ऑफ इंडक्टिव लॉजिक्स, मतलब इंडक्टिव जो रीजनिंग है हमारी वो हमारी मिडल चाइल्डहुड के अंदर आ जाती है। लास्ट है हमारा एडोलेसेंस। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी कमिटमेंट्स को, और सर्च करते हैं न्यू आइडेंटिटीज़ के लिए, दैट इज़ एडोलेसेंस। इसलिए इसका आंसर करेक्ट जो है वो है हमारा फर्स्ट। Last question for today is which of the following is the most energy efficient lamp? कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा energy efficient lamp है? कौन हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी को क्या करता है? बचाता है? That is halogen lamp,
फ्लोरोसेंट लैम्प, लाइट एमिटेड डायोड लैम्प जिसको हम LED भी बोलते हैं, और सोडियम वेपर लैम्प। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा थर्ड, दैट इज LED, सोडियम एमिटिंग डायोड लैम्प। हेलोजन लैम्प क्या होता है, ये स्टैंड करता है विद इन समवेयर बिटवीन रैंक इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल, मतलब या तो वो हमारा मोर इफेक्टिव है या फिर उससे थोड़ा कम है, सिर्फ उसके अंदर ही हमारा हेलोजन वर्क करता है लैम्प, बट नॉट एज एफिशिएंट एज एफ्लुएंट लाइट्स, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हमारी एफ्लुएंट लाइट को टक्कर दे सके। सो एफ्लुएंट बल्ब क्या होते हैं हमारे, प्रोड्यूस करते हैं लेस हीट, कम हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस करते हैं। और जो फ्लूसेंट बल्ब्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं 50 से 100 हमारे ल्यूमिन पर वॉट, और ये क्या बनाते हैं, ये हमारा फ्लोरोसेंट बल्ब्स 4 to 6 times द मोर एफिशिएंट देन इनकैंडेसेंट बल्ब्स। हमारा जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं उससे हमारे 4 to 6 times ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट एफिशिएंट कमर्शियल अवेलेबल LED जो है वो क्या है, हमारी एफिशिएंट है किसके लिए, 200 ल्यूमेन पर वॉट के लिए, और ये 10% ऑफ द एनर्जी जो होती है हमारी इनकैंडेसेंस उसकी इनकैंडेसेंट लैम्प्स की, वो हमारी क्या होती है, रिक्वायर्ड लगती है, मतलब 10% एनर्जी ही सिर्फ यूज़ होती है। और लास्ट इज हमारा सोडियम लैम्प्स, सोडियम वेपर लैम्प्स, दैट इज हाई प्रेशर का जो सोडियम लैम्प्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्वाइट एफिशिएंट होते हैं, और 100 ल्यूमेन पर वॉट उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं फोटोपिक लाइटनिंग कंडीशंस को। सो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम दोबारा आपके लिए लेके आएंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।